हेलो बच्चों, आज हम कल न्यूमेरिकल का जहाँ फिनिश किए थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 1.7 एग्जाम्पल है उसको बताते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बहुत सरल है और वो निर्देश बिंदु के आधार पर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है सामने है आपके बोर्ड पर कि एक बिंदु आवेश Q1 बराबर +2 माइक्रोकूलम है जिसके निर्देशांक बिंदु हैं 2 मीटर और 1 मीटर। ये जो निर्देशांक बिंदु है ना, ये 2 मीटर, ये x का मान होता है जिसे हमने निर्देश बिंदु पढ़े होंगे 10th क्लास में, x, y। जैसे 1,2 लिखा होता है तो ये पहले x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो ये x अक्ष पर इस बिंदु आवेश के लिए 2 मीटर और ये 1 मीटर ऐसे लिखा है। मतलब इससे इसका स्थिति सदिश बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम बना के। और दूसरा जो बिंदु आवेश है वो है 5 माइक्रोकूलम, लेकिन माइनस का, प्रकृति माइनस है लेकिन परिमाण 5 माइक्रोकूलम है। उसके बिंदु निर्देशांक बिंदु क्या है? -2 मीटर, 4 मीटर। यानी कि x अक्ष पर ये ऋणात्मक दिशा में -2 और y अक्ष पर प्लस दिशा में 4 मीटर पर स्थित है। ठीक है ना बेटा? ऐसे। तो अब ये कह रहा है कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात करना है। ठीक है, चाहे तो आप Q1 पर Q2 के कारण निकालो, चाहे Q2 पर Q1 के कारण लिखो, परिमाण बराबर आएगा लेकिन दिशा दोनों की विपरीत होगी। दिशा भले भले विपरीत होगी लेकिन परिमाण समान होगा। ऐसा कहाँ बताया था मैंने? कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण कराते हैं ना हम, सदिश निरूपण में यही होता है कि दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है और उस दिशा के आधार पर ये सारा सब कुछ होता है। तो देखिए इसका डायग्राम बना करके सॉल्यूशन करेंगे हम। देखो बेटा, क्वेश्चन जो वैल्यू दे रखी है हमें, आज बिंदु आवेश Q1 क्या है? 2 माइक्रोकूलम। परिमाण देखना है मुझे, वैसे ऑलरेडी ये प्लस में है तो 2 माइक्रोकूलम है। इसको किस में बदलेंगे? एसआई पद्धति में, यानी कि माइक्रोकूलम को कूलम में। तो 2 × 10⁻⁻⁶ ये बदल गया कूलम में। इसके जो निर्देश बिंदु है ना, वो निर्देश बिंदु क्या है? निर्देश बिंदु है 2 मीटर, 1 मीटर। यानी कि ये x का होता है वैल्यू और ये y की वैल्यू होती है। ठीक है ना? दूसरा Q2, उसका परिमाण क्या दे रखा है? -5 माइक्रोकूलम। -5 तो प्रकृति, लेकिन मैंने मापांक का चिन्ह लगा दिया तो किस में लिखा जाएगा? वो प्लस में लिखा जाएगा। ध्यान रखना, बहुत सरल सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है। 5 माइक्रोकूलम, तो 5 माइक्रोकूलम को हम कूलम में बदलेंगे तो 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इसके जो निर्देश बिंदु है दूसरे के, वो x अक्ष पे इस बार -2 है, यानी कि x की वैल्यू ऋणात्मक है, बहुत सरल है। और दूसरा है 4 मीटर, y अक्ष पर पॉजिटिव है। मैं अब इसका डायग्राम बताता हूँ कि किस तरीके से हमें ज्ञात करना है। कि देखिए, ये हमारा y अक्ष मानते हैं और ये हमारा x अक्ष मानते हैं। ठीक है? और x अक्ष में हम एकांक सदिश क्या लेते हैं? हमेशा i कैप। और y में अक्ष में क्या लेते हैं? ये y अक्ष हो गया हमारा। तो इसकी दिशा में हमारा जो एकांक सदिश लेते हैं वो क्या लेते हैं? हमेशा j कैप। और ये इधर जो होता है वो -i कैप होता है, यानी कि -x होता है। माइनस लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर -2 मीटर आ रहा है। सॉल्व करते हैं, इसको डायग्राम बनाते हैं। Q1 कैसे बताया था मैंने आपको कूलम के नियम में कि एक बिंदु आवेश Q1 यहाँ रखा रहता है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 यहाँ रखा रहता है। इनके स्थिति सदिश निकालने के लिए मुझे निर्देशांक अक्ष खींचना पड़ता है। इसका स्थिति सदिश निकालना है R1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश निकालना है R2 वेक्टर, फिर इन दोनों का परिणामी ये निकालना है। ये R21 वेक्टर आ जाता है, परिमाण में बराबर होता है, या R12 वेक्टर, यानी कि 1 से 2 की तरफ चलेंगे तो R21 और 2 से 1 की तरफ चलेंगे तो R12 सब मानते हैं। और ये वंश के द्वारा 2 पर लगने वाला जो बल होता है कौन सी रेखा के अनुदिश होगा? जो दोनों आवेशों को मिलाती है। तो ये बल होगा, कितना होगा? F21 वेक्टर। F21 का मतलब है 1 के द्वारा 2 पे लगा हुआ। बुक्स में ऐसे लिखा हुआ तो वही लिखना पड़ेगा हमें, नहीं तो ऐसे समझ लेते हैं कि F21 का मतलब है कि 2 के कारण 1 पर, बल्कि ये 1 के कारण 2 पर है। ओके, इस चीज़ को हमें देखना है। और 2 के कारण किधर लगेगा? इस दिशा में लगेगा और वो होगा F12 वेक्टर। कुछ ऐसा ही यहाँ पर डायग्राम बनाना है, लेकिन किस तरीके से जरा देखिए। देखो बेटा, Q1 यहाँ माना मैंने प्लस में ही है क्योंकि दोनों निर्देशांक बिंदु x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये पहला जो आपका
ये जो है यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, इसमें दोनों प्लस के होते हैं, एक्स के प्लस का और वाई का प्लस का, दोनों ही प्लस प्लस है। तो ये हो गया हमारा Q1 और ये हो गया हमारा y बाय Q2। इसके निर्देश बिंदु हमें दे रखे हैं। इसका स्थिति सदिश कितना मानूंगा R1 वेक्टर, और इसका Q2 को क्या मानूंगा, स्थिति सदिश R2 वेक्टर। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये, लेकिन Q2 में यहाँ मानूंगा नहीं, क्योंकि Q2 के लिए क्या दे रखा है, माइनस। तो -2 है, -2 इधर चलेंगे x पर, और 4 तो ऊपर आएगा, तो ये आएगा इसके निर्देशांक बिंदु। यानी कि इसके निर्देशांक कौन कौन से हैं बेटा, ये 2, 1, और इसके कौन से हैं, -2, 4। ठीक है। ये इसका निर्देशांक या स्थिति सदिश कहाँ से होगा, यहाँ से। ये R1 वेक्टर है और ये कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कौन सी बैठेगी, ये बहुत सरल है। Q2 के कारण Q1 पर बल, चाहे Q1 के कारण Q2 पे बल, Q1 के कारण Q2 पे जो लगेगा, दोनों ही प्लस, एक प्लस का एक माइनस का है, सॉरी, तो आकर्षण होगा। तो किस तरीके से होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये इसको आकर्षण करेगा, तो आकर्षण करेगा तो ये इधर लगेगा, और ये माइनस का है, प्लस का है, तो ये भी इसको आकर्षण करेगा। तो ये कौन सा बल लग रहा है हमारा, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर से दर्शाया जाता है। और इसी दिशा में इसका एकांक सदिश कितना दिया जाता है, R21 को कैप, और ये जो दूरी होती है वो R21 वेक्टर होती है। ऐसे ही चाहे F12 निकालो, लेकिन मुझे Q2 पर निकालना है, तो मैं इसी को देखूंगा, बहुत सरल हो गया। देखिए -2, 4 निर्देशांक है, R2 वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -2i कैप प्लस 4j कैप, और R1 की कितनी होगी, 2i कैप प्लस 1j कैप। ये कैसे आ गया मैं बताता हूँ, घबराइए मत। ये x अक्ष है, इसकी दिशा में एकांक सदिश i कैप, ये y अक्ष है, इसकी दिशा में एकांक सदिश j कैप। तो जब हम इस पे कोई भी एक स्थिति सदिश खींचते हैं किसी एक बिंदु का और उसको r वेक्टर माने, तो इसकी स्थिति सदिश के हम एक वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये इसके समांतर होगी y के, ये x अक्ष है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा ऊपर है, तो इसकी भी इससे ऊपर होने वाली है। यहाँ तक वैल्यू y अक्ष पर क्या मानते हैं, yj, और x अक्ष पर क्या मानते हैं, xi के वेक्टर। तो इसको सदिश त्रिभुज सदिश नियम लगाएंगे तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये xi प्लस yj। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +4। यही किया है मैंने, देख लीजिए, मिला लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूँगा, बहुत ईजी है। अब मुझे F21 निकालना है, क्या निकालना है, F21। तो मुझे डिस्टेंस कितनी मिलेगी, R21, और इस R21 की वैल्यू निकालूंगा कितनी होगी, वो मुझे देखना है, परिमाण निकालना है। ओके, R21 कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है, एकदम ईजी है। कैसे होगा, देखिए, मुझे जब इसकी ये डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालनी है, तो इसमें से देखो बहुत ईजी हो जाएगा। इस ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे R21 निकालनी है, R21 की दिशा इधर से इधर है। ये देखना किस तरह बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो मुझे क्या मिलेगा, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है ना। R2 की वैल्यू कितनी होगी, इस तरीके से मिलेगा, R2 कितना दे रखा है, -2i कैप और प्लस 4j कैप, माइनस R1 कितना है, -2i कैप प्लस 1j कैप। तो ये कितना हो जाएगा, -2i कैप प्लस 4j कैप, माइनस आगे -2i कैप हो जाएगा और -1j कैप। तो ये कितना होगा, -2i -4i कैप, और ये हो जाएगा प्लस 3j कैप R21 वेक्टर का। अब मुझे मापांक निकालना है, परिमाण निकालना है। तो R21 वेक्टर का जो परिमाण होगा, जिसे R21 लिखूंगा मैं, वो कितना आएगा, इसका अंडर लेके स्क्वायर करते हैं, ये 11th क्लास के वेक्टर में पढ़ाया जाता है। तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, और ये वर्गमूल के अंदर आ गए √25, और इसको बाहर निकालूंगा तो कितना आ गया, 5। तो R21 की वैल्यू कितनी आई, 5। ये जल्दी से आप नोट कीजिए, मैं आगे मिटा के फिर सॉल्व करता हूँ आगे।
देखिए जरा, अब देखो, चूंकि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल निकालिए कितना आया। F21 वेक्टर कूलाम के नियम से वेक्टर फॉर्म मैंने लिख रखी है, K Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण बटे जो डिस्टेंस होती है R की जगह यहाँ कौन आएगा R21, और वेक्टर निकलेंगे तो एकांक सदिश क्या लिखेंगे R21 के। बिल्कुल मैंने कूलाम के नियम में फॉर्मूला लिखवा रखा है, ये वहां से है, ठीक है ना। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, या F21 वेक्टर इज इक्वल टू K क्या है हमारा 9 गुणा 10 की घात 9। लेकिन न्यूटन में आने वाला सब राशियाँ है ना वो ऐसा ही पद्धति में हो गई, तो लास्ट में न्यूटन लिख देंगे, हर जगह मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है। Q1 का परिमाण कितना है 2 गुणा 10 की घात -6 माइक्रो कूलाम को हमने कूलाम में बदला था, तो ये कूलाम को भी नहीं लिखेंगे, लास्ट में न्यूटन लिख देंगे। Q2 कितना हो गया 5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम है, लेकिन लिखेंगे नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माइनस आना चाहिए, माइनस ये परिमाण में का चिन्ह लगा हुआ है मापांक, तो माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। वो माइनस का मतलब आकर्षक प्रकृति को दर्शाएगा और कुछ नहीं है, वो यहाँ आ जाएगा माइनस में से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए R21 सॉरी स्क्वायर होगा, क्योंकि R स्क्वायर होता है ये। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख दीजिए। बटे R21 स्क्वायर है वो कितना आया 5, और 5 का स्क्वायर ये आएगा। अब R21 कैसे लिखा जाएगा, R21 होगा R21 वेक्टर बटे R21 वेक्टर का मापांक। कहाँ, चूंकि एकांक सदिश में आप लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, n कैप बराबर a वेक्टर बटे a वेक्टर का मापांक, ये वहां से लिया है। एकांक सदिश को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपका ये R21 एकांक सदिश है ना, तो R21 वेक्टर बटे R21 वेक्टर का मापांक, तो बड़े इजी तरीके से कर देंगे। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 पंजे 10 गुणा 10 की घात कितना हो गया -12, ठीक है। लास्ट में ये न्यूटन आएगा, बटे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अभी R21 की वैल्यू आपने पीछे निकाली, R21 वेक्टर की कितनी आई है -4i और +3j है, ठीक है ना बेटा। बटे R21 का मापांक अभी आपने कितना निकाला है 5। अब सरल कर लीजिए, देखिए ये तो 9 बचा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 9 इंटू 10 की पावर ये देखिए 10 हो जाएंगे प्लस के, और ये कितने -12, तो ये कितने बचे इंटू 10 की घात -2 बटे 25 इंटू 5 125, बहुत सरल। अब आगे इसको क्या लिखेंगे -4i के +3j, ये इसकी वैल्यू। अब आप इसको सरल कर सकते हो, जो भी करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। F12 निकालेंगे वैल्यू इतनी आएगी, लेकिन वहीं पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा। तो बुक में हमारे क्या कर रखा है, इसको ये +4i और ये -3j, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें से। बाकी वैल्यू आपके जो परिमाण है जब सॉल्व करोगे तो जो कि तो उतना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराते हैं आपको। पीछे एक्सरसाइज का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक्सरसाइज का, मैं लिखूंगा नहीं, इसको बुक में आप देख लेना कि हमारे पास में 2 आवेशित गोले हैं, गोला B और गोला C, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे, निर्बाध में रखे हैं, और दोनों पर समान आवेश और समान ही धातु के हैं। ये कुछ दूरी पर रखे हैं, ये r दूरी पर। ये कह रखा है कि दोनों समान रूप से आवेशित और समान आकार के, समान धातु के हैं ये।
तो कितनी कुछ दूरी पर रखे, वो कुछ दूरी मैंने कितनी मान ली अपने तरफ से स्मॉल r। तो इस कंडीशन में जो बल लग रहा है वो F1, इस कंडीशन में क्या लगेगा, वो kq²/r²। के की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं 9×10⁹। अब दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक तीसरा गोला है उसी धातु का और वही आकार का, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है ना, आवेश नहीं है। तो पहले ये क्या कराया जाता है कि इसको बी के संपर्क में लेते हैं। बी के संपर्क में आती ही आकार समान धातु समान, तो आवेश इससे आधा आधा बढ़ जाएगा। तो गोले पर आप एक पर आवेश हो गया आपका q/2 इसके संपर्क कराने के बाद। ये तो संपर्क कराने से पहले कंडीशन है, कोई आवेश नहीं है, इस पर निरावेशित है। इसके पास लाने से ही आधा आधा आवेश बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, परिमाण दोनों धातु समान है और आकार समान है, तो आधा आधा आवेश आ जाएगा। अब ये किस पर कर दिया जाता है, इसके पास ले जाया जाता है गोला ए, इसके पास में, सी के पास में, ठीक है ना। अब सी के पास में आते ही कुल आवेश कितना हो गया, ए और सी का q + q/2 कितना हो गया, 3q/2 टोटल आवेश दोनों का, ए और सी का। और जैसे ए और सी को मैं अलग अलग कर दूंगा, ये रहा, अब इसको सी से संपर्क करने के बाद हटाया तो दोनों पर आवेश कितना बचा, टोटल कितना था 3q/2। अब ये आकार समान धातु समान, तो फिर इतना आधा आधा बढ़ जाएगा। तो 3q/2 का आधा कितना हुआ 3q/4, और इस पर भी क्या हो गया 3q/4। अब इस ए को इतना जो चार्ज होता है ना, इनसे अलग ले जाया जाता है, तो इस पर ये आवेश बचा कितना, सी पर 3q/4। तो उस कंडीशन में इसमें फोर्स कितना लगा वो निकालना है। तो पहले वाले फोर्स का कितना गुना हो जाएगा ये आपको कंपेयर करानी है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन में देखो बहुत आसान तरीके से कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। जब गोले ए को बी से संपर्क कराते हैं, एक गोला ए है जो एक निरावेशित है, क्वेश्चन में कह रहा है संपर्क कराते हैं, गोला ए निरावेशित है, कोई आवेश नहीं है, तो ए व बी पर बचा आवेश अलग अलग कर देंगे जब q/2, है ना। अब सी को फिर तो वापस ए को सी के पास ले जाते हैं, सी से संपर्क कराते हैं, ए को सी से संपर्क कराते हैं। जब इससे पहले इससे कराते तो q/2 तो इसने ले लिया, अब q/2 इसके साथ जाके जुड़ेगा। तो पहले इसके पास में कितना था q, दोबारा देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो फिर संपर्क कराते हैं, तो ए व सी पर कुल आवेश q + q/2 बराबर 3q/2, ठीक है। ए को सी से हटा लो, अब ए को सी से अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो ए व सी पर समान आवेश कितना 3q/2 का आधा आधा, आधा आधा क्यों, क्योंकि ये दोनों समान आकार के, तो 3q/4 बचेगा। तब इसको हटाने के बाद में कितना बचा बेटा 3q/4। तब बी व सी के मध्य बल उसी दूरी पर, ये दूरी नहीं चेंज की दोनों की, ये बी और सी की, तो वो कितना हो गया F2 बराबर k। पहला बी पर आवेश कितना है, कितना बचा इससे संपर्क कराने के बाद में q/2, उस पर कितना बचा 3q/4। तो q पर आपका किस तरीके से हो गया ये देख लिया, बटे डिस्टेंस वही है अभी, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
देखिए बेटा, के क्यू स्क्वायर 3k² बटे 8 r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है 3/8 k² बटे r स्क्वायर। तो जो F2 है वो F1 का कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर है F1 के, तो कितना हो जाएगा 3/8 इंटू F1। ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन जो आगे कराते हैं बहुत जो अच्छा क्वेश्चन है उसको समझना पड़ेगा, वो कंपटीशन में आया हुआ है नीट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ऐसा मैंने आपको एग्जांपल करा दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कर लोगे आप, हालांकि मैं समझा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये आपके नीट में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश कैपिटल क्यू है ना, कैपिटल क्यू को दो भागों में, वो दो भागों कैपिटल Q1 व कैपिटल Q2 में डिवाइड किया जाता है, विभक्त करते हैं, बांटा जाता है। Q1 की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, Q2 की भी कुछ हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आधा आधा बांटना है। उसने कहा है कि दो भागों में बांटना है और वो एक Q1 है तो दूसरा Q2 होगा, है ना। Q2 को हम निकाल लेंगे, वो किस तरीके से क्या निकलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी है, हम निकालेंगे किस तरीके से। ये निकाल के वह आधे आधे भागों में बांटना है, कितने में भी बांटा जा सकता है, बांटा जाता है। और ये फिर किया जाता है, फिर इनको परस्पर मतलब एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रख दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल का अधिकतम होने की शर्त क्या है, कंपटीशन का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुना, बड़े इजी तरीके से। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल के अधिकतम होने की शर्त क्या है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन और बहुत ही सरल है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। मैं इसको ढंग से समझाऊंगा, इसका बेसिक देखना, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। 11वीं क्लास में छोड़ के आते हैं हम, ढंग से नहीं पढ़ के आते हैं, कई बार चीज़ें हो जाती हैं तो। लेकिन वो जो 11वीं का जो अवकलन वाला जो बेसिक है ना, वो इस क्वेश्चन में लगेगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत सरल है कि एक बिंदु आवेश को Q को एक Q1 और Q2 भाग में बांटा जा रहा है। अब इनको स्मॉल r दूरी पर रख दिया जाता है निर्वात में ही। तो अब वो कंडीशन शर्त कौन सी होगी, वो क्या है कि दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगे वो अधिकतम से अधिकतम लगे। ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, हालांकि यहाँ तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बोर्ड किताब में भी दिया हुआ है तो बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें मैं आपको देखो पहले क्या बता दूं कि Q के दो भाग हैं, Q के दो भाग, पहला क्या है Q1, तो दूसरा क्या है Q2। मतलब यहां से क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 है, तो यहां से Q2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q माइनस Q1, है ना। और जब Q के तो दो भाग हुए, एक पहला Q1 मान लिया, दूसरा Q2, तो दोनों का योग Q के बराबर तो हुआ, तो Q2 कितना हो गया, Q माइनस Q1। दूरी इनके बीच की फिक्स है, R कांस्टेंट होगी। स्मॉल कैपिटल Q जितनी वैल्यू है, जो Q है वो उतना ही रहेगा, ये कांस्टेंट हो गया। अब Q1 और Q2 क्या है, ये दोनों ही वेरिएबल हो गए, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है।
तो Q1 और Q2 कितनी वैल्यू होगी वो मुझे निकालनी है। अगर मैं Q1 की निकालूं तो मुझे Q2 की मिल जाएगी, उसको Q में से घटा दूंगा, बहुत ईजी है। लेकिन अधिकतम किस तरीके से निकालते हैं, अधिकतम शर्त का मतलब क्या है, देखिए आवेश Q1 व Q2 के मध्य बल कूलॉम के नियम से क्या होगा, F बराबर K, और K का मतलब बोला जाए तो निर्वात में 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे कितनी दूरी पर रखे जा रहे हैं, r², या F बराबर 1/4πε0 कैपिटल Q1। ओके, Q2 कितना लिख सकता हूं मैं, Q माइनस Q1, क्योंकि Q2 मैंने अभी निकाला, ये रहा Q माइनस Q1, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अपॉन r², या F बराबर, इसको मैं K लिखे दे रहा हूँ, स्मॉल k, Q1 की गुणा कर दूं अंदर तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q1, या Q1 इंटू Q, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस Q1² बटे सारे के नीचे क्या होगा, r²। ये मुझे बल की, इनके बीच में बल मिल गया है। अब ये बल अधिकतम कौन सी शर्त में होगा, कि वो Q1 और Q2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ताकि इन दोनों के बीच में जो बल है वो अधिकतम आए। बहुत ईजी तरीके से, इस तरीके से समझना है, ये पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ शर्त क्या है, वो 11th क्लास में जाना है, ये नोट कर लो आप यहाँ तक पहले। देखिए भाई, 11th क्लास में आपने अवकलन पढ़ा, और वेग का अवकलन रूप भी पढ़ा जिसे तात्क्षणिक वेग भी कहा जाता है। और वो कैसे पढ़ाता था कि वेग तात्क्षणिक होता है dx/dt, और वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, यानी कि ये अवकलन रूप होता है, जिससे आपने पढ़ा है कि y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx है, तो ये t के साथ में अवकलन है x का, तो ये dx/dt हो जाएगा। तो tan थीटा के बराबर कैसे है, आज मैं बताता हूँ आपको, कि वेग का जब ग्राफ खींचते हैं, ये x अक्ष पर समय लेते हैं और y अक्ष पर विस्थापन x लेते हैं, x ले लो, s ले लो, y ले लो, एनीवे कुछ भी ले सकते हैं, dy/dt कर सकते हैं या dx/dt कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस समय x है और ये x विस्थापन माना है मैंने। अब मैंने x और t के साथ में एक निश्चित वेग के लिए ग्राफ खींचता हूँ, तो ग्राफ आता है ऐसे, देखो ये t1 समय पर मैं विस्थापन x1 लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का जो समय टोटली वो t2 होगा, और ये टोटल विस्थापन x2 है। तो ये विस्थापन मुझे कितना मिलेगा, ये समय अंतराल कितना मिला, समय अंतराल t2 माइनस t1, इसको मैं लिख दूंगा डेल t, और ये जो विस्थापन है मुझे कितना मिलेगा, x2 माइनस x1, और इसको मैं लिख दूंगा डेल x। अगर ये बहुत छोटा होता है और भी डिफरेंस कम होता है तो डेल का बन जाता है स्मॉल डी, डेल का मतलब भी अंतर से है, और इसके बाद में क्रोनिकल डेल्टा ऐसा आता है, उसका मतलब भी अंतर से है, और भी सूक्ष्म अंतर होता है तो वो सूक्ष्म अंतर dx हो जाता है। d और x अलग अलग नहीं, dx एक ही राशि है, तो ये जब लिमिट बहुत कम होती है तो ये अंतर किस में आ जाता है, dx में, और ये उतारना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको, और ये कितना हो जाएगा अंतराल dt। तो हमारा जो वेग होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, आगे तक चलेगा इतना ही, अगर स्लोप ऐसा ही है तो ये कितना हो जाएगा dx/dt, वेग बराबर dx/dt। अब ये समकोण त्रिभुज बना, अब इस समकोण त्रिभुज में यहाँ देखना, इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजाकर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। लंब कितनी है dx और आधार कितनी है dt, तो tan थीटा बराबर कितनी हो गई, लंब बटे आधार, लंब dx और आधार क्या है dt। तो अब ये चीज यहाँ पर क्या मतलब है, स्लोप का क्या मतलब है, देखिए ये ग्राफ ऐसे भी आता है, ठीक है ना। अब हम हर जगह स्लोप निकालने लगे, इस बिंदु पर निकाले तो मुझे यहाँ देखना पड़ेगा ये एंगल थीटा है, और इसके ऊपर चलता जाऊँ तो एंगल ये और छोटा होता चला जाएगा, यहाँ चलता चला जाऊँ और छोटा होता चला जाएगा, यहाँ चल दिया और भी छोटा होता जाओ, और इस बिंदु पर आकर के थीटा इक्वल टू हो गया 0।
तो ये अधिकतम मान है, देख लीजिए अधिकतम मान है ना, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अधिकतम मान के लिए आपका जो स्लोप है tan थीटा, वो उसका थीटा कितना है 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल 0 होती है। और 0 होती है तो यानी कि ये dx अपॉन dt अपॉन क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये x की जगह ना बल हो तो df अपॉन कोई x दूरी x ले रहे हैं तो x हो जाएगा, जो परिवर्तित होने वाली राशि है तो उसके साथ में आ जाएगा df अपॉन dt होता है, या df अपॉन dx भी हो सकता है अवकलन रूप। तो ये अधिकतम बिंदु के लिए अवकलन मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और क्यों होता है 0, आप यहाँ से समझ सकते हो। वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ मैं, हालांकि जब हम वेग के लिए ग्राफ खींचते हैं तो ये x अक्ष पर समय लेते हैं और इस y अक्ष पर विस्थापन लेते हैं। विस्थापन मैंने x से दर्शाया है, ये t1 समय पर विस्थापन x1 लिया है, t2 पर मैंने x2 लिया है। तो ये समय अंतराल इतना सा t2 माइनस t1 और ये विस्थापन x2 माइनस x1। इस अंतराल को और छोटा किया जाए तो डेल x बदल जाएगा dx में और डेल t बदल जाएगा स्मॉल dt में। ये एक ही राशि, अलग अलग नहीं अंतर है, ठीक है ना। और dx अपॉन dt का जो अनुपात आएगा वो वेग के बराबर आएगा, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। और यही समकोण त्रिभुज बनना है तो tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है dx और आधार कितना है मेरा ये। अब मैंने आपको बताया कि ग्राफ इस तरीके से भी आ सकता है, ये चलते जा रहे हैं, ये अधिकतम मान है, क्योंकि अधिकतम के मान के इसके बाद पहुंचने के बाद नीचे गिर रहा है ग्राफ, और इसको हम अधिकतम बोलेंगे। तो अधिकतम पर हम स्लोप का मान निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। थीटा कैसे देख लो, इस तरीके से निकाल देंगे, ये ऐसे, तो इसके साथ में 0 एंगल हो गया। तो अधिकतम मान के लिए आपका बेटा dx अपॉन dt अवकलन रूप क्या होगा, 0। सेम यहाँ पर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अधिकतम बल के लिए, अधिकतम बल के लिए ये F के बराबर क्वेश्चन है भाई। बल परिवर्तित होने वाली राशि, अब इसमें कौन कौन सी राशि परिवर्तित नहीं हो रही है। आप जानते हो कि कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता, कांस्टेंट का अवकलन करते जाते हैं तो शून्य होता है। अब इसमें R जो दूरी है वो फिक्स कर दी है, वो नहीं बदलेगी। कैपिटल Q है वो ऑलरेडी जितना है वो उतना रहेगा। Q1 बदल सकता है, Q1 एक यहाँ है, Q1 है, K ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदल सकता। R दोनों के बीच की दूरी निश्चित है, वो भी नहीं बदली, कांस्टेंट हो गई। Q है कैपिटल Q, वो भी कांस्टेंट है। तो Q1 हो गया आपका वेरिएबल, परिवर्तित होने वाली राशि। तो इसका अवकलन किया जाएगा F का किसके साथ में, Q1 के साथ में। तो अधिकतम बल के लिए क्या आएगा, dF बटे dQ1 बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब मुझे dF अपॉन dQ1 की वैल्यू निकालनी है ना। तो dF अपॉन F की वैल्यू रखो, Q1, F कितना है, K, यहां रख रहा हूं F की वैल्यू, ब्रैकेट में Q1 इंटू Q माइनस Q1 स्क्वायर बटे R बराबर क्या चल रहा है, 0। अब देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट लाइन में K कांस्टेंट, R स्क्वायर कांस्टेंट, तो ये दोनों आ जाएंगे बाहर। समझदार बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता, वो गुणांक में आगे आ जाता है। तो मुझे अब अवकलन किसका करना है बेटा, d अपॉन डी Q1 का करना है, कि रेस्पेक्ट में करना है। दो टर्म आए, Q1 इंटू Q और माइनस Q1 स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या चल रहा है, 0। K अपॉन R स्क्वायर, इसका अवकलन कितना आएगा, Q1 का इसके साथ करेंगे तो Q1 का 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा Q, और ये इसका कितना आ गया बेटा, माइनस 2Q1, ठीक है ना, बराबर क्या चल रहा है, 0। ये इधर जाएगा 0 के साथ में, तो ये सब कुछ इसका गुणनफल 0 हो जाएगा। तो Q माइनस 2Q1 बराबर क्या बचा, 0। यहाँ से माइनस 2Q1 कितना बचा, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का कैपिटल Q, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये Q1 कितना हो गया बेटा, Q बटे 2 है। तो जब मुझे Q1 की वैल्यू मिल गई तो Q2 की भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि Q2 कितना है मेरा, Q माइनस Q1, और Q1 कितना निकला है, Q बटे 2। आधा घटाया इसमें से कितना बचेगा, Q बटे 2, तो Q2 भी कितना होना चाहिए,
तो अधिकतम बल के लिए Q1 और Q2 बराबर Q/2 भागों में बंटने चाहिए। बड़ा सरल है, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। कोई हाँ, अगर दूरी के साथ पूछता कि दूरी के साथ में क्या संबंध निकलेगा, तो मैं r के साथ में इसका अवकलन करता, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ओके बेटा, तो आप नोट कर सकते हो, समझ लेना, यही आंसर आएगा इसका। मैंने कंडीशन क्यों बताई, किस तरीके से आती है, अवकलन रूप कहाँ से मिलाया, 11वीं क्लास में हम पढ़ के आते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, जल्दी कीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है अपना 8वां, कि एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु के त्रिभुज के इस शीर्ष पर -q आवेश और इस पर भी -q आवेश और इस वाले शीर्ष पर +2q आवेश रखा है। तो ये आपको एंगल पता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतर कोण कितना होता है, 60 डिग्री। साठ डिग्री का होता है। अब ये कहता है कि इस पूरे निकाय का चित्र में एक समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा का मान कितना है, स्मॉल a। समबाहु त्रिभुज है तो इस निकाय का कुल यानी कि नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करूंगा, बहुत इजी है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से करूंगा, वो पहले ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। जैसे चाहो वैसे आप कर लेना। तो सबसे पहले तो यार विद्युत द्विध्रुव क्या है वो समझ में आना चाहिए। मैं बता चुका हूँ कि दो आवेश, दोनों का परिमाण समान लेकिन प्रकृति विपरीत हो, वो दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर बंद रखे होते हैं, तो वो विद्युत द्विध्रुव निकाय बनता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र क्या है वो मैंने आप बता दिया आपको, कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी होती है उनको दोनों का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की दिशा के लिए जाती है, ये भी बता दिए, माइनस से प्लस की ओर ली जाती है। तो यार ये कैसे समझ में आएगा कि विद्युत द्विध्रुव बन रहा है, कहाँ बनना है, कैसे? बहुत ईजी है। तो इस +2q आवेश को मैं कैसे मान सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन वाला डायग्राम बना रहा हूँ मैं, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना ताकि आ जाए। यहाँ पर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये -q है, ये -q है, ये भुजा a है, ये भुजा a है, ये भुजा भी a है। तो देखिए मैं इस +2 को इसी जगह +q और +q इमेजिन करके चलो ना, दिमाग में मानो है तो ये इसी जगह। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो बने इसमें, एक तो ये -q +q और एक दूसरा ये -q +q। इसकी दिशा इस लाइन के अनुदिश आएगी ये, ठीक है ना, और इसकी दिशा इस माइनस से, ये जो प्लस वाला है इसकी दिशा आएगी ऐसे, ठीक है ना। इसको मैं P1 वेक्टर मान सकता हूं और इसको P2 वेक्टर। हालांकि दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्यों होगी, किस तरीके से होगी मैं बताऊंगा। ये 60 डिग्री है तो ये आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये 60 डिग्री है। तो P1 और P2 के बीच में कैसा हो गया, कितना कोण है, 60 डिग्री। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि, सदिश राशि है, तो इनका जो नेट पर विद्युत द्विध्रुव निकालेंगे तो हम समांतर चतुर्भुज विधि से निकालेंगे, डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है मैंने, ट्रिक से निकालेंगे। तो करते हैं बेटा, देखिए क्या किया हमने कि इस +2q आवेश को हमने अपने दिमाग में दो बराबर बराबर भागों में बांट लिया, +q और +q। एक +q इस -q के साथ माना, दूसरा +q इस -q के साथ माना, तो मुझे दो विद्युत द्विध्रुव मिले और दोनों की द्विध्रुव की दिशा इसी लाइन को मिलाने की, इसकी एक ऐसे होगी और इसकी एक ऐसे होगी। एक को P1 मान लिया मैंने, एक को P2, हालांकि वैल्यू दोनों के लिए समान होगी। कैसे करते हैं देखिए, अब आगे बात समझ में। देखिए P1 बराबर P2 होगा, क्यों होगा, दोनों के बीच की दूरी a इंटू एक का गुणनफल, एक का परिमाण तो q, तो QA मिल गया मुझे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। P मान लिया। अब नेट, सॉरी इसको P मत मानिए, कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालूं तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश। तो मैंने एक ट्रिक क्या बता रखी है कि यदि दोनों का परिमाण समान हो तो कुल जो नेट विद्युत द्विध्रुव निकलेगा ना, कुल का मतलब नेट,
वो 2 गुणा किसी एक का परिमाण q इंटू ए हो गया, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बटे 2, थीटा कितना है, कोण है दोनों के बीच में 60 बटे 2, ऐसे निकालना है। तो 2qa कॉस 30 बचाइए, तो 2q इंटू ए कॉस 30 का मान √3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, √3qa ये है, और यही इसका आंसर दे रखा है। तो इसमें आप जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं बाकी सॉल्व कर लेना, जो भी नहीं निकलता है तो प्लीज़ मुझे या तो मैसेज कर देना है, जिस प्रकार से आप कांटेक्ट करना चाहते हो वो कर लेना, चाहे फ़ोन करके कर सकते हो, चाहे वो मैसेज करके कर सकते हो, चाहे कमेंट करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सोल्यूशन हाथों हाथ सभी तभी बताया जाएगा जब आप पूछेंगे। ओके, तो ये बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आप इनको प्लीज़ ढंग से सॉल्व करना, अच्छी तरीके से सॉल्व करना। ओके।